नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। मध्य प्रदेश के जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय में नेशनल मिलेट कॉन्फ्रेंस का केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया शुभारंभ। मोटे अनाज को बताया किसानों की माली हालात सुधारने का अहम टूल। कहा कि कृषि क्षेत्र में काम करने वाले करीब 2000 स्टार्टअप से अधिकांश मिलेट से संबंधित। नई दिल्ली में केंद्रीय खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे की अध्यक्षता में हुई राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के खाद्य मंत्रियों की बैठक। अमृतकाल में खाद्य आपूर्ति को राज्यों के साथ मिलकर बेहतर बनाने पर हुई चर्चा। चौबे ने विकसित राष्ट्र के लिए योजनाओं को और बेहतर बनाने पर दिया जोर। प्याज के उचित दाम न मिलने से परेशान किसानों की मदद के लिए आगे आई केंद्र सरकार। खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्रालय के निर्देश पर नेफेड ने नासिक में 8 केंद्रों पर शुरू की लाल प्याज की सीधी खरीद। सरकार की पहल से किसानों ने ली राहत की सांस। भारत सरकार द्वारा गेहूं एवं आटे की कीमत को नियंत्रित करने का प्रयास जारी। गेहूं की बिक्री के लिए चौथी ई नीलामी में बेचा गया 5,40,000 मीट्रिक टन गेहूं। बाजार हुआ मंदा। नीलामी के दौरान प्राप्त हुई कुल कीमत औसतन 2200 रुपए प्रति क्विंटल से नीचे। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि श्री अन्न आज की जरूरत है, क्योंकि ये पोषक तत्वों से भरपूर होता है। वर्तमान परिवेश में घर हो या बाहर हमारे पास भोजन तो उपलब्ध है, लेकिन उसमें जरूरत के हिसाब से पोषक तत्वों की कमी है। पोषक तत्वों की पर्याप्त मात्रा भोजन में रहे, इसके लिए थाली में श्री अन्न का होना जरूरी है। तोमर ने ये बात जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष के अंतर्गत आयोजित 2 दिवसीय नेशनल मिलेट कॉन्फ्रेंस के शुभारंभ समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में कही। तोमर ने कहा कि हम जानते हैं कि दुनिया में मिलेट विशिष्ट उत्पादन के रूप में उत्पादित होता रहा है। समय के साथ मिलेट का भोजन की थाली में स्थान कम होता गया और इसकी प्रतिस्पर्धा समाप्त हो गई। मिलेट को पुनः बढ़ावा मिले और इसका उपयोग बढ़े, इसे लेकर प्रयास किए जा रहे हैं। भारत की अगुवाई में वर्ष 2023 को पूरी दुनिया में मिलेट ईयर के रूप में मना रही है। हमारा भोजन तो बहुत ही आलीशान है, घर में भी है, घर से बाहर भी है। लेकिन जब हम भोजन में पोषक तत्वों को देखेंगे तो ध्यान में आता है कि पोषक तत्वों का कहीं ना कहीं संपन्न थाली में भी अभाव है। गरीब की थाली में तो अभाव है ही। तो ऐसी स्थिति में पोषक तत्वों की पर्याप्त मात्रा भोजन में रहे और प्रत्येक व्यक्ति के भोजन में मिलेट्स यानी मोटा अनाज को प्रतिष्ठा मिले, यह समय की आवश्यकता है। तोमर ने कहा कि मिलेट फसल वर्षा आधारित होती है, जिसे कम खर्च व कम पानी में उगा सकते हैं। गरीब किसान बंजर धरती में इसका उत्पादन कर सकते हैं। मिलेट का उपयोग जितना बढ़ेगा, भोजन में उतना पोषक तत्व मिलेगा, जिसका फायदा लोगों को होगा। मिलेट का उपयोग दुनिया में बढ़ेगा तो प्रोसेसिंग बढ़ेगी, निर्यात बढ़ेगा, जिसका लाभ छोटे किसानों को होगा और उनकी माली हालत सुधरने में सफलता मिलेगी। ये मिलेट ईयर इसी दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। मिलेट्स हमारे देश में और दुनिया के सभी अन्य देशों में वर्षा आधारित अच्छा उत्पादन दे सकता है। हमारे देश में 86% छोटा किसान है। छोटे किसान की अपनी ताकत भी छोटी है, वह बड़ा निवेश नहीं कर सकता। खेती को भी बहुत अच्छा बनाने की स्थिति में जो निवेश की जरूरत है, वह भी उसके पास संभव नहीं होता और इसलिए वो मोटा अनाज पैदा करता है, स्वाभाविक रूप से अच्छा हो भी जाता है, लेकिन मोटे अनाज को जो भाव मिलना चाहिए वो भाव नहीं मिलता, तो इसलिए फिर उसके मन को तकलीफ होती है।
तोमर ने कहा कि कृषि क्षेत्र में करीब 2000 स्टार्टअप काम कर रहे हैं, जिनमें अधिकांश मिलेट से संबंधित है। हमारे देश में 4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के कृषि उत्पादों का निर्यात हुआ, जिनमें अधिकांश हिस्सा ऑर्गेनिक व मिलेट का है। उन्होंने मध्य प्रदेश में कृषि को बढ़ावा देने व सोया राज्य बनाने में जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय की भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि मिलेट की जो किस्में विलुप्त हो रही हैं, उन पर भी विश्वविद्यालय काम कर रहा है, जिसे और बढ़ाने की जरूरत है। 2014 में हम लोग आए थे, उस समय देश में स्टार्टअप की संख्या मुश्किल से 31-32 थी, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने लगातार सरकार की योजना के माध्यम से भी स्टार्टअप्स को मदद की। उन्होंने विभिन्न वक्तव्य के माध्यम से भी नई पीढ़ी को उत्साहित और जोड़ने का प्रयास किया। और आज विभिन्न विभागों के देखें तो हजारों स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं, लेकिन कृषि के क्षेत्र में ही लगभग 2000 एग्री स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं, जिनमें बड़ी संख्या मिलेट्स पर काम करने वालों की है। बिहार के भोजपुर में 28 फरवरी से 1 मार्च तक 2 दिवसीय मिलेट महोत्सव का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री पशुपति कुमार पारस ने किया। अपने एक ट्वीट में केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने इस बात की जानकारी दी और कहा कि मिलेट महोत्सव कार्यक्रम के अवसर पर लगाए गए प्रदर्शनी का दौरा कर प्रदर्शित उत्पादों के बारे में विस्तृत जानकारी ली। इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भोजपुर का मिलेट महोत्सव श्री अन्न के प्रति लोगों की जागरूकता तो बढ़ाएगा ही, साथ ही इसे खान पान में भी शामिल करने के लिए प्रेरित करेगा। बुधवार को नई दिल्ली में केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे की अध्यक्षता में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के खाद्य मंत्रियों की बैठक हुई। इस अवसर पर अश्विनी कुमार चौबे ने कहा कि बैठक बुलाने का उद्देश्य ये है कि हम अमृत काल में खाद्य आपूर्ति को राज्यों के साथ मिलकर कैसे बेहतर बना सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर हमें देश को विकसित राष्ट्र बनाना है तो अपनी योजनाओं में और बेहतरी लानी पड़ेगी। हम देश को खाद्य आपूर्ति के को और कैसे मजबूत बनाए, राज्यों के सहयोग से हम इसको एक दिशा दे सकते हैं। मुझे लग रहा है कि 75 वर्षों में की गई जो प्रगति है और उसके बराबर या उसके अधिक प्रगति करके देश को विकसित राष्ट्र बनाना है और साथ ही विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हमें बनानी है। और इसके लिए आवश्यक है कि हम अपनी नीतियों का, कार्य प्रणाली का और अब तक हुए प्रगति का मूल्यांकन वो हम करें और साथ ही आगे की योजनाओं को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के मूल मंत्र सबका साथ सबका विकास, इसके अनुरूप हम कार्य को आगे स्वरूप दे सकते हैं, देंगे। पूरे देश में प्याज की सबसे बम्पर फसल नासिक में होती है और यहां के किसानों को उनकी फसल का पर्याप्त मूल्य नहीं मिल पा रहा था, लेकिन अब इन किसानों की मदद के लिए केंद्र सरकार आगे आई है और नेफेड अब सीधे किसानों से प्याज खरीद रहा है। सरकार के इस फैसले से किसानों को राहत मिली है, देखते हैं। महाराष्ट्र और खासकर नासिक के किसान इसलिए परेशान थे कि उन्हें उनके प्याज की उचित कीमत मंडियों में नहीं मिल रही थी, लेकिन अब इन किसानों की मदद के लिए केंद्र सरकार ने तत्काल पहल शुरू कर दी है। केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्रालय ने एहतियाती कदम उठाते हुए सरकारी एजेंसी नाफेड को किसानों से सीधे प्याज खरीदने के निर्देश दिए हैं। नाफेड ने भी तत्काल एक्शन लेते हुए प्याज की गिरती कीमतों को थामने के लिए किसानों से प्याज की खरीद शुरू कर दी है। नाफेड के मुताबिक सोमवार से नासिक जिले में 8 केंद्रों पर किसानों से लाल प्याज की सीधी खरीद शुरू कर दी गई है और अब तक 637.83 मीट्रिक टन प्याज की खरीद हो चुकी है। नाफेड का दावा है कि अब जल्द ही और भी खरीद केंद्रों की शुरुआत की जाएगी। सरकार और नाफेड की इस पहल से किसानों ने राहत की सांस ली है।
प्याज की कीमतें 400-500 रुपए तक गिरी थी। इसी में गवर्नमेंट ने जो उपभोक्ता मंत्रालय ने नाफेड को जो खरीदी करने बोला है, वो खरीदी की वजह से 200 टन मीट्रिक टन का जो खरीदी बढ़ गया। इसकी वजह से किसान को 2-3 रुपए से और कीमत ज़्यादा मिल गई। इससे थोड़ा बहुत उनका नुकसान भी कम हुआ। नाफेड ने यह भी जानकारी दी है कि नासिक के इन केंद्रों से प्याज को महाराष्ट्र से बाहर खपत वाली मंडियों में भेजा जा रहा है ताकि गिरती कीमतों में स्थिरता लाई जा सके। खास बात यह है कि इस साल बम्पर फसल होने की वजह से प्याज के दाम गिर गए थे और किसानों को उनकी उपज का सही दाम नहीं मिल पा रहा था। हालात इतने खराब थे कि किसानों को 1 क्विंटल प्याज का औसत दाम सिर्फ 400 से 500 रुपए तक ही मिल पा रहा था। लेकिन जैसे ही नाफेड ने सीधी खरीदारी शुरू की कि प्याज के दामों में उछाल आने लगा। हमारे नासिक जिले में प्याज का उत्पादन बहुत भारी होता है, लेकिन इस वक्त पिछले कुछ दिनों से प्याज ज्यादा होने से प्याज की कीमतों में बहुत गिरावट आई थी। लेकिन अब केंद्र सरकार के माध्यम से हमारे यहाँ भारतीताई पवार ने नाफेड के माध्यम से प्याज की खरीदारी शुरू की है। उनसे किसानों को राहत मिल रही है। अभी इस वक्त 8 केंद्रों में 950 मीट्रिक टन प्याज खरीदी हो रहा है। महाराष्ट्र में प्याज की कीमतें घट रही थी और 2-3 रुपए से प्याज खरीदा जा रहा था, मगर नाफेड ने अपनी हाथ से पहल करके जो प्याज खरीदी किया है उससे किसानों का फायदा हो रहा है और उन्होंने ज्यादा से ज्यादा प्याज खरीदी कर किसानों का फायदा करना चाहिए और ये प्याज की कीमतें बढ़ानी चाहिए। इससे पहले थोक बाजार में प्याज की कीमतों में गिरावट के बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मंगलवार को विधानसभा में कहा था कि उनकी सरकार प्याज की खेती करने वाले किसानों के साथ है। उन्होंने ये भी भरोसा दिलाया कि यदि जरूरत पड़ी तो सरकार किसानों को वित्तीय मदद मुहैया कराएगी। फिलहाल केंद्र सरकार की पहल और राज्य सरकार के आश्वासन के बाद प्याज का उत्पादन करने वाले किसानों की चिंता दूर होती नजर आ रही है। सरकार ने साथ ही साफ कर दिया है कि प्याज के निर्यात पर किसी तरह की रोक नहीं है। सरकार ने सिर्फ प्याज की बीजों के निर्यात पर रोक लगाई है। सरकार ने ये भी बताया कि अप्रैल से दिसंबर 2022 के बीच प्याज का निर्यात 16% बढ़ा है। इस दौरान $523 मिलियन यानी करीब 4,320 करोड़ रुपए की कीमत का प्याज निर्यात किया है। ओपी यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। वहीं भारत सरकार द्वारा गेहूं एवं आटे की कीमत को नियंत्रित करने के उद्देश्य से बाजार हस्तक्षेप की दिशा में की जा रही पहल के तहत खुला बाजार बिक्री योजना के माध्यम से गेहूं की बिक्री के लिए चौथी ई नीलामी बुधवार को आयोजित की गई। इस दौरान कुल 11.57 लाख मीट्रिक टन की गेहूं की पेशकश की गई और 23 राज्यों में 1049 बोली लगाने वालों को 5.40 लाख मीट्रिक टन गेहूं बेचा गया। पहली नीलामी 1 और 2 फरवरी
से जुड़े हैं और खेती करके इससे अच्छा बिक्री होना शुरू हो गया है और इसी से कुछ आमदनी करके बाल बच्चा को पढ़ाना लिखाना भी हो रहा है। अच्छा, सरिता देवी की तरह ही राजकुमारी देवी और दर्जनों महिलाओं ने इस ओर कदम बढ़ाया है। यहाँ की महिलाएं समूह से जुड़ने के बाद 30,000 रुपए का ऋण लेकर केसर की खेती कर रही हैं। इस केसरिया सोने की खेती से यहाँ की महिलाओं को लागत से 25 गुना मुनाफा होने की उम्मीद है। जैसे पीएस से जोड़ कर लिए हैं रिंग लेकर और केसर की खेती कर रहे हैं, उसमें भी हमको लाभ हो रहा है। उसमें भी बाल बच्चा के भी पढ़ा रहे हैं और मेरे पति भी बैठ गए हैं, उससे केसर खेती करके हम आजीविका बढ़ा रहे हैं। JSLPS की पहल के बाद महिलाएं इससे प्रेरित हुई। यहाँ की महिलाओं ने 1 एकड़ से अधिक जमीन पर केसर की खेती की है। केसर की फसल से खेत की क्यारियां महक रही हैं और अप्रैल तक फसल तैयार होने की संभावना है। बाजार में गुणवत्ता के आधार पर केसर के 80,000 से 1 लाख रुपए प्रति किलो के भाव हैं। यहाँ पे सखी मंडल की दीदियों को प्रशिक्षण देकर लोगों को नई पद्धति एवं किस्म के खेती करने के लिए प्रेरित किए गए हैं। चलकी एक ऐसा गांव है जहाँ पे केसर की खेती बड़े पैमाने पर की जा रही है। ठीक उसी प्रकार सेरनदाग में भी केसर की खेती हो रहा है। लोगों को सखी मंडल को बैंक से लिंकेज करवाकर उन्हें राशि उपलब्ध करवाई गई तथा बेहतर तरीके से खेती हो, लोगों को खेती के माध्यम से उसकी आमदनी बढ़े, इसके लिए समय समय पर प्रशिक्षण किया गया है। इसकी खेती JSLPS संस्था की निगरानी में पूरी तरह से जैविक तरीके से की जा रही है। बहरहाल केसर के लिए अभी तक कश्मीर की वादियों को मुफीद माना जाता था, किंतु आने वाले चंद महीनों में अब चतरा की धरती ही कश्मीर की तरह लाल सोना उगलेगी, जो आकांक्षी जिला बनने से हो रहे बदलाव की एक स्पष्ट झांकी है। चतरा से अशोक तुलसियान के साथ दिवाकर कुमार की रिपोर्ट, DD न्यूज। और मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने राज्य की विधानसभा में शिवराज सिंह चौहान सरकार के चौथे कार्यकाल का अंतिम बजट पेश किया। मध्य प्रदेश का कुल बजट 3.14 लाख करोड़ रुपए का है, जो पिछले साल 2.79 लाख करोड़ रुपए का था। बजट में कोई भी नया कर प्रस्तावित नहीं किया गया है। किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने कहा कि अमृत काल में प्रस्तुत किया गया प्रदेश सरकार का बजट खेती किसानी के लिए लाभदायक है। वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में कृषि से संबद्ध व्यवसायों के लिए 53,964 करोड़ रुपए और कृषि के लिए 16,900 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मंत्री पटेल ने कहा कि डिफॉल्टर किसानों का सहकारी समितियों का ब्याज सरकार भरेगी और इसके लिए बजट में 2,500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। बजट में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में 3,200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 0% ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए भी अलग से व्यवस्था की गई है। फसल बीमा योजना के लिए 2,000 करोड़ रुपए और बिजली बिलों पर सब्सिडी के लिए 13,000 करोड़ सहित किसानों के लिए संचालित अन्य सभी योजनाओं में पर्याप्त प्रावधान किया गया है। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि यह गरीबों के कल्याण का बजट है। इसमें महिलाओं, बालिकाओं और किसानों सभी का ध्यान रखा गया है। ये गरीब के कल्याण का बजट है। ये माँ, बहन और बेटी के उत्थान का बजट है। ये किसानों की आय बढ़ाने का बजट है। सर्व समावेशी और सर्वस्पर्शी बजट, सही मायने में जनता का बजट। वहीं फरवरी में देश में ईंधन की मांग में तेज उछाल देखने को मिला। पेट्रोल और डीजल की खपत में बढ़ोतरी 2 अंक में रही। सार्वजनिक क्षेत्रों की पेट्रोलियम कंपनियों द्वारा बेचे जाने वाले पेट्रोल की बिक्री फरवरी में 12% बढ़कर 25.7 लाख टन हो गई। इससे पिछले साल के समान महीने में ये 22.9 लाख टन रही थी। कोरोना से प्रभावित 2021 के समान महीने की तुलना में पेट्रोल की बिक्री 1.57% अधिक रही है। वहीं फरवरी 2020 की तुलना में इसमें 20% का इजाफा हुआ। माह दर माह आधार पर पेट्रोल की मांग 13.5% बढ़ी है। इससे पिछले महीने पेट्रोल की मांग 5.1% घटी थी। सबसे अधिक खपत वाले ईंधन डीजल की बिक्री फरवरी में
13% बढ़कर 65.2 लाख टन पर पहुंच गई। फरवरी 2021 की तुलना में डीजल की बिक्री 12.1% तथा 2020 के समान महीने की तुलना में 7.7% बढ़ी है। मासिक आधार पर बात की जाए तो जनवरी में डीजल की बिक्री 59.7 लाख टन रही थी और इसके साथ ही फरवरी में एटीएफ की मांग सालाना आधार पर 41.3% बढ़कर 5,74,200 टन पर पहुंच गई। हालांकि फरवरी 2020 की तुलना में एटीएफ की बिक्री कम रही। माहदरमा आधार पर एटीएफ की बिक्री 3.3% बढ़ी है। फरवरी 2023 में सालाना आधार पर एलपीजी की बिक्री 2.43% बढ़कर 25.3 लाख टन पर पहुंच गई। फरवरी 2021 की तुलना में एलपीजी की खपत 12% और फरवरी 2020 की तुलना में 22.2% अधिक रही। मासिक आधार पर एलपीजी की मांग 6.14% बढ़ी है और जनवरी में एलपीजी की खपत 23.8 लाख टन रही थी। और आगे बढ़ते हैं और अब किसान समाचार में जान लेते हैं मौसमी खेती की बात करते हैं। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं। बिहार में गेहूं के खेत से खरपतवार निकाली, गेहूं के खेत में जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसान आलू की खुदाई करे। यहाँ सरसों में कीट लगने की आशंका है। ऐसे में कृषि विशेषज्ञों की सलाह से सरसों में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक का छिड़काव कर सकते हैं। इसके साथ ही काबुली चने की देखभाल करते रहें। बिहार में प्याज की रुपाई कर ले। अभी मूंग में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का प्रयोग करें। वहीं मक्के के खेत कर सकते हैं। इसके अलावा तिल के खेत में निराई करें। बिहार में गन्ने की खेती के लिए खेत तैयार कर ले। झारखंड में टमाटर और बैंगन की खेती के लिए खेत तैयार कर ले। यहाँ गेहूं के खेत में सिंचाई करें। गेहूं के खेत में निराई कर ले। साथ ही धान की खेती के लिए नर्सरी तैयार कर सकते हैं। इस समय प्याज की रुपाई कर ले। किसान फूल गोभी और पत्ता गोभी की खेती के लिए खेत तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा आलू के खेत में सिंचाई करें। झारखंड में भिंडी और शिमला मिर्च की खेती के लिए खेत तैयार करें। यहीं लौकी की खेती के लिए खेत तैयार कर सकते हैं। वहाँ किसान करेले की खेती के लिए भी खेत तैयार करते रहे। झारखंड में कद्दू और खीरे की खेती के लिए खेत तैयार करें। और किसान समाचार में अब कुछ अन्य खबरों पर भी नजर डाल लेते हैं। खास खबर में भारत की अध्यक्षता में G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में हुई शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक के उद्घाटन सत्र को वर्चुअली किया संबोधित। कहा कि मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए हम सभी को ये स्वीकार करना चाहिए कि आज बहुपक्षवाद संकट में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कई विकासशील देश अपने लोगों के लिए भोजन और ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। वे अमीर देशों के कारण होने वाली ग्लोबल वार्मिंग से भी सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। G20 विदेश मंत्रियों की बैठक की शुरुआत करने से पहले हाल ही में तुर्की और सीरिया में आए भूकंपों में जान गंवाने वाले लोगों के लिए 1 मिनट का मौन रखा गया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने G20 विदेश मंत्रियों की बैठक को संबोधित किया। विदेश मंत्री ने कहा कि हम पहली बार एक वैश्विक संकट के बीच एक साथ आए थे और आज फिर हम कई संकटों का सामना कर रहे हैं। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी भारत के दौरे पर हैं। राष्ट्रपति भवन में जॉर्जिया मेलोनी का औपचारिक स्वागत किया गया। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। एयरपोर्ट पर आर्मी पब्लिक स्कूल के छात्रों ने सांस्कृतिक प्रस्तुति देकर उनका स्वागत किया। अरुणाचल प्रदेश के ताली कस्बे के लोगों को उनके सपनों की सड़क मिल गई है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने न्योकुम उत्सव के मौके पर लोगों को ये सौगात दी। 51 किलोमीटर यांगटे ताली सड़क को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए मिशन मोड पर काम किया गया। और किसान समाचार में बस इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।